आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello guys, this is part 4th of excretory products and their elimination. Okay, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी करा था यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। अब इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे जो हमने पढ़ा था क्या, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन, कि कौन रेनल ट्यूब्यूल्स के कौन से पोर्शन में किस चीज़ का सेक्रीशन होता है, किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पीसीटी से, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये अपनी लाइंड होती है बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, इसका सर्फेस एरिया इंक्रीज करते हैं। ये आपको हमने पहले बता दिया था। अब हमारे जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गया, जितने भी आयंस वगैरह होते हैं, देखो 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, सब कुछ यहीं पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। हमने बात करी थी क्या, 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट अपना बनता है पर मिनट, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि 125 ml में से अप्रॉक्सीमेटली 70% अगर इसका मान लें हम, तो कितना 90 के आसपास, 90 ml के आसपास सब यहीं रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अब पीसीटी का फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स टू मेंटेन पीएच, आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स बाय सेलेक्टिव सीक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, अमोनियम, पोटेशियम आयंस इनटू फिल्ट्रेट एंड बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस फ्रॉम इट। तो पीसीटी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आपको याद रखना है कि ये पीएच मेंटेन करके रखता है और आयनिक बैलेंस मेंटेन करके रखता है। कैसे, एक बार इस नीचे वाले डायग्राम में भी आ जाओ। देखो ये वाला डायग्राम आप याद कर लोगे तो ऊपर की जो चारों चीज़ें हैं, यानी कि पीसीटी में क्या हो रहा है, डीसीटी में क्या हो रहा है, हेनले में क्या हो रहा है, सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये देखो बाइकार्बोनेट आयंस को रीअब्सॉर्ब कर रहा है, हाइड्रोजन आयंस को यहाँ पे डाल रहा है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से क्या होता है, अपना पीएच बैलेंस और आयनिक बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है, किसके अंदर, फिल्ट्रेट के अंदर, और वी कैन से अपना जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके अंदर, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर यहाँ पे देखो NaCl का भी रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स हो गया, पोटेशियम भी यहाँ से ले रहा है, ठीक है, फिर वाटर भी यहाँ पे अब्जॉर्ब कर रहा है और वापस फिर अमोनिया भी डाल रहा है। तो अब बस इस चीज़ को याद रख लो, इतने डायग्राम को, ये खत्म है पीसीटी में और कुछ नहीं है। ओके, आगे मूव करते हैं। यहाँ पे दे रखा है हमारा हेनलेस लूप। अब रीअब्जॉर्प्शन इस सेगमेंट में सबसे कम होता है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी रीअब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होता। हाउएवर ये जो रीजन है वो प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये ऑस्मोलैरिटी कैसे मेंटेन करता है, इसको हम स्टडी करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म में, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी देखो थोड़ा ब्रीफ में बता रखा है, लेकिन वहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है अपना, वो परमेबल होता है टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। एक बारी डायग्राम पे आओ, ये देखो। अब अपना जो डिसेंडिंग लिम्ब है, होता क्या है कि इसके थ्रू वाटर जो है निकलता जाता है। अल्टीमेटली हमारे यूरिन में क्या बच जाएंगे, सिर्फ आयंस बच जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि जब आयंस यूरिन के अंदर ज़्यादा हो गए, दैट मीन्स कि इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी होती है 300 के आसपास, जो कि नीचे आते आते अप्रॉक्सीमेटली हो जाती है 1200 के आसपास, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप ये समझ लो कि किसके लिए ये अपना परमेबल है, किसके लिए इम्परमेबल है। तो डिसेंडिंग लिम्ब का ऊपर वाला पोर्शन जो है अपना, ये अपर पार्ट इसका बेसिकली दिस इज परमेबल टू वाटर, ठीक है। अब बात करें असेंडिंग लिम्ब की, तो ये अपना वाटर से इम्परमेबल हो जाता है, लेकिन अपने जो आयंस होते हैं उनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे NaCl बाहर निकल रहा है, फिर से NaCl बाहर निकल रहा है, तो अल्टीमेटली अब आयंस बाहर निकल गए। पहले वाटर बाहर निकला था, अब आयंस बाहर निकल गए, तो ऑस्मोलैरिटी जो है यहाँ तक आते आते फिर से नॉर्मल हो जाती है, यानी कि 300 के आसपास हो जाती है। ओके, तो आगे रीड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा भी हुआ है, असेंडिंग लिम्ब जो है अपना इज इम्परमेबल टू वाटर बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली, दोनों तरीके से। इस वजह से अपना जो कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास करता है, अब इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू मेड्यूलरी फ्लूइड। अब अपने इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपकी बारी मेड्यूलरी फ्लूइड में जा रहे हैं, जैसे कि हमने नीचे देखा था, तो अल्टीमेटली फिर से क्या हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम डीसीटी पे। तो डीसीटी में क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। अब इन्होंने कंडीशनल वर्ड एक मेंशन कर दिया है, क्यों, क्योंकि भैया अपना जो डीसीटी है, हम आगे देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल में, ये सिर्फ ऐसे टाइम पे ही रीअब्जॉर्प्शन करेगी जब क्या करना हो, ब्लड का बेसिकली वॉल्यूम इंक्रीज करना हो, ठीक है।
रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि फिल्ट्रेट से वाटर अब्जॉर्ब करके NH+ आयंस रीअब्जॉर्ब करके कहाँ पे भेजो, मेड्यूलरी फ्लूइड में भेजो, और वीकेंड से वासा रेक्टा में भेजो या पर्ट्यूबुलर कैपिलरीज में भेजो। तो ये कब करते हैं अब रीअब्जॉर्प्शन? जब जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस जो है अपना ये एक्टिव हो जाए, ठीक है। तो आपको ये आगे डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, आप बस ये समझ लो अभी कि यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। जब लगता है कि एब्जॉर्प्शन करवाना है वाटर का तभी होगा, वरना नहीं होगा। ओके, DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate ions and selective secretion of hydrogen and potassium ions and ammonia to maintain pH, sodium potassium balance in blood। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे मूव करते हैं। अब आते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो होता है अपना एक्सटेंड करता है कहाँ से? फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ किडनी टू इनर पार्ट्स ऑफ मेड्यूला। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर could be reabsorbed from this region to produce concentrated urine. Okay, this segment also allow passage for small amount of urea into medullary interstitium to keeps the osmolarity। तो अभी हम काउंटर करंट मैकेनिज्म में स्टडी करेंगे कि अपना जो यूरिया है, ठीक है, ये भी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करने में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन अपना जो पूरा का पूरा यूरिया है जो सिर्फ एक ही जगह से परमेबल होता है वो है कलेक्टिंग डक्ट के लोअर वाले पोर्शन से, ठीक है। बाकी हर जगह यूरिया जो है अपना इम्परमेबल होता है। साथ ही साथ और कहाँ पे परमेबल होता है? यहाँ पे, ये अपना जो असेंडिंग लिम्ब है उसके लोअर पोर्शन में। तो यहाँ से निकलता है और असेंडिंग लिम्ब में चले जाता है। तो इन दोनों के बीच में ये घूमता रहता है, रिसाइकलिंग होती रहती है यूरिया की, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये यहाँ से क्यों नहीं निकलता? तो क्यों नहीं निकलता उसका अभी हम आपको रीज़न बताएंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट में, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है। अब ये कह रहे हैं इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ एंड K+ आयंस। तो देखो ये तो हमने सब में देख लिया कि सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या आयनिक बैलेंस मेंटेन करने में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है अपना PCT का, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। हेनले लूप आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म में याद हो जाएगा, DCT के बारे में और कलेक्टिंग डक्ट के बारे में आपको हार्मोनल रेगुलेशन में याद हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको याद सारे हो जाने, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, अब आते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं इस चैप्टर के ऊपर। तो यहाँ पे बोला है कि मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि अपना जो फिल्ट्रेट है, कभी उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी थी 300 होती है, कभी उसकी ऑस्मोलैरिटी हो जाती है 1200, फिर कभी फिर से 300 हो जाती है, फिर से इंक्रीज कर जाती है। तो अल्टीमेटली कंसंट्रेशन जो है ये कैसे होती है बेसिकली इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और वी कैन से कि अपने जो मैमल्स होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। कैसे कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है इस चीज़ को हम समझते हैं। हमने पढ़ा था कि अपना 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट प्रिपेयर होता है, जिसमें से सिर्फ 1.5 लीटर का ही एक्सक्रीशन होता है, जिसको हम यूरिन कहते हैं। तो अब देख रहे हैं ऑलमोस्ट 99% क्या हुआ, इसको कंसंट्रेट किया गया या कह सकते हैं रीअब्जॉर्प्शन किया गया। तो ये बेसिकली होता कैसे है, कैसे वाटर को, किस मैकेनिज्म के थ्रू वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है और क्यों किया जाता है, तो इस चीज़ को हम समझते हैं। ओके, तो मैमल्स जो होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। किसकी हेल्प से? द हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? हेनलेस लूप का ही होता है, ठीक है। वासा रेक्टा का इतना कुछ इंपॉर्टेंट रोल होता नहीं है। अब आगे मूव करते हैं। फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट किसके अंदर? इन 2 लिम्ब्स ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म काउंटर करंट। देखो काउंटर का मतलब क्या होता है? अपोजिट। हमने देखा था ये अपना क्या था? लूप ऑफ हेनले, ठीक है। इसको सही से ड्रॉ कर देते हैं, या नीचे डायग्राम दे रखा है उसी में देख लो। ओके, तो ये अपना है यहाँ पे लूप ऑफ हेनले, ठीक है। वासा रेक्टा देखो इन्होंने साइड में बनाया है। बेसिकली होता है क्या है, वासा रेक्टा इसके अराउंड ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है यहाँ पे, इन्होंने साइड में बना दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो ऑस्मोलैरिटी समझने में। तो अब होगा क्या, अपना जो फिल्ट्रेट है इन लूप ऑफ हेनले वो फ्लो करता है यहाँ से ऐसे, ठीक है, और असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की साइड। बेसिकली हम देख रहे हैं कि दोनों पास पास वाली ट्यूब्स में फ्लूइड जो है अपना वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। काउंटर मतलब अपोजिट, करंट मतलब फ्लो। तो 2 अपोजिट डायरेक्शन में अपना फ्लूइड फ्लो कर रहा है और इसकी वजह से होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। इसलिए इसको क्या कह दिया? काउंटर करंट मैकेनिज्म। बात करें वासा रेक्टा का, तो यहाँ पे भी देखो यहाँ से अपना ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। फिर इस डायरेक्शन से आते हुए यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे भी अल्टीमेटली क्या है, 2 पास ट्यूब्स और ट्यूब्स के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड का फ्लो हो रहा है,
ठीक है, किसी लिक्विड का फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको भी क्या कह दिया कि इसके अंदर भी फ्लूइड जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब काउंटर करंट का क्या मतलब है, आई गेस सबको समझ में आ चुका है। आगे मूव करते हैं। उन्होंने बता भी रखा है देखो कि अपना हेनलेस के लूप में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, साथ ही साथ फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है किसके अंदर, इन 2 लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, वो भी किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, हेंस इट इज एन काउंटर करंट पैटर्न। सिंपल। आगे मूव करते हैं। अब ये कह रहा है क्या, प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज काउंटर करंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग increasing osmolarity towards inner medullary interstitium that is from 300 in cortex to 1200 milliosmol per liter and inner medulla। ओके, तो अब एक चीज को और समझो कि यहाँ पे अपना ये लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, अब वासा रेक्टा भी बेसिकली इसके साइड में प्रेजेंट होती है, तो उसको हम सिर्फ एल से लेबल कर देते हैं। यहाँ पे अपना वासा रेक्टा है। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो 3 जगह ऑपरेट कर रहा है। एक तो लूप ऑफ हेनले में आपस में, पहला, एक वासा रेक्टा में आपस में, दूसरा लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में भी। यहाँ पे इन्होंने डायग्राम में अलग अलग बनाया है, लेकिन ओरिजिनली वासा रेक्टा जो है वो लूप ऑफ हेनले वाले रीजन के अराउंड यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब होता क्या है बेसिकली यहाँ पे, ये ग्रेडियंट कैसे मेंटेन किया जाता है, मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। तो उसको हम ग्रेडियंट कह सकते हैं या ऑस्मोलैरिटी कह सकते हैं। इसको कौन मेंटेन करता है, NaCl एंड यूरिया। अब यहाँ पे कुछ कुछ स्टेप्स मिसिंग है, पहले इसको समझते हैं कि होता क्या है इस डायग्राम की हेल्प से। मान लो यहाँ से अपना फिल्ट्रेट आ रहा है, इस ऑस्मोलैरिटी को याद रखना, अपनी जो नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी होती है जो फिक्स्ड है वो कितनी है, 300। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो ब्लड की भी कितनी है, अपनी 300 होती है। ठीक है, ये फिक्स्ड है, इतना अपना फिल्ट्रेट आता है किसके थ्रू, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के थ्रू, या ब्लड की ऑस्मोलैरिटी दोनों सेम सेम होती है, तो इतना हमेशा रहता है। अब फिल्ट्रेट अपना आया, ठीक है, हमें पता था अपना जो अपना डिसेंडिंग लिम्ब है बेसिकली ये परमेबल होता है टू वाटर, लेकिन आयंस इसके थ्रू नहीं निकल सकते डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर। तो यहाँ से वाटर निकलता गया, वाटर निकलता गया, निकलता गया, ऑस्मोलैरिटी से 400 से 600, 800, 1000 और कहाँ पे पहुँच गई, 1200 पे। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखनी है कि ऑस्मोलैरिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, सॉल्यूट्स के। तो इसलिए अब वाटर जब यहाँ पे निकलता रहा तो अंदर सॉल्यूट्स बढ़ते गए, सॉल्यूट्स बढ़ते गए तो ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ती गई। ठीक है, फिर हमने क्या स्टडी करा था कि अपना जो असेंडिंग लिम्ब होता है, ओके, वो आयंस को पैसिवली और एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब आयंस जो है यहाँ से कुछ पैसिवली मूव करते हैं, साथ ही साथ अपना जो असेंडिंग लिम्ब का अपर पार्ट होता है यहाँ पे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं अपने चैनल्स जिनके थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है किसका, NaCl का। इस वजह से अल्टीमेटली फिर से ऑस्मोलैरिटी जो है किसके आसपास आ जाती है, 300 के आसपास। अब देखो और भी कम हो गई, 200 पे हो गई। फिर आप सोच रहे होंगे अभी तो बात हो रही थी कंसनट्रेटेड यूरिन निकालने की, और यहाँ पे तो फिर से यूरिन जो है डाइल्यूट हो गया, तो फाइनली जो कंसनट्रेशन है वो हो कहाँ पे रहा है, तो अभी उसको हम देखेंगे कैसे हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये बोल रखा है डायरेक्टली क्या कि NaCl जो होता है इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले विच इज एक्सचेंज विद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। अब बेसिकली अपना जो यहाँ पे ये असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा का, एक दूसरे के अपोजिट है। तो NaCl जो यहाँ से रिलीज हो रहा था उसको किसने एक्सेप्ट कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया हमारे वासा रेक्टा ने, या उसके थ्रू एक्सचेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो वासा रेक्टा का 2 फंक्शन है। ठीक है, बेसिकली एक ही फंक्शन है वैसे तो, क्या, एक तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है इसको, किसको, नेफ्रॉन के सेल्स को, क्योंकि सेल्स को तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ये बेसिकली आता है किस लिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने। लेकिन थोड़ा बहुत रोल इसका किस में भी हो जाता है, मेड्यूलरी फ्लूइड के ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में भी। तो एक ही चीज़ के 2 फायदे हो रहे हैं, एक ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ मेड्यूलरी फ्लूइड के ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन कर रहा है। ओके, तो NaCl इससे जो निकले थे वासा रेक्टा में आ गए। अब वासा रेक्टा ने NaCl को ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, कह सकते हैं इसके अंदर डिफ्यूज हो गए। अल्टीमेटली इसके भी लोअर पोर्शन में ऑस्मोलैरिटी 300 से कहाँ पे पहुँच गई, 1200 पे पहुँच गई। ओके, लेकिन अभी हमने क्या देखा था कि अपना जो H2 है ये
इस वाले पोर्शन में और वी कैन से अपर पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब में यहाँ पे H2O का सिक्रीशन हो रहा था, यहाँ पे H2O बहुत ज़्यादा है। तो अब होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पे अपना ऊपर आएगा ब्लड, तो ये जो H2O था ये एंटर करेगा किसके अंदर, इस असेंडिंग लिम्ब के अंदर, ठीक है। और यहाँ से NaCl जो है वापस निकलेगा, क्योंकि बेसिकली क्या है, एक चीज़ समझ लो कि वाटर और आयंस ये दोनों भाई भाई हैं, हमेशा साथ रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अगर दो जगह प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट हो, तो हमेशा इक्वल होने की या इक्वल ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो होगा क्या कि यहाँ पे अभी NaCl ज़्यादा था, लेकिन इनको बाहर वाटर दिखा, तो NaCl वाटर के पास चले जाएगा। और कब तक चले जाएगा, जब तक हर भाई के पास अपना दूसरा भाई ना आ जाए, ठीक है। और वी कैन से जब तक हर H2O के पास आयंस ना आ जाए। और वाटर जो है अंदर मूव करेगा कब तक, जब तक अंदर वाले NaCl के पास H2O ना आ जाए। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि वाटर अंदर आ रहा है और एक्सेस ऑफ NaCl बाहर जा रहा है, ठीक है। फिर से इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या हो गई, 300 हो गई। तो अभी क्या था, ऑस्मोलैरिटी नीचे तो ज़्यादा थी, अब फिर से 300 हो गई। तो हमने क्या करा, इससे ऑक्सीजन ले ली, इससे ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन करवा ली, ठीक है। और बदले में इसको कुछ ले जाने भी नहीं दिया। तो ब्लड का बेसिकली हम कह सकते हैं हमने अच्छे सा फ़ायदा उठा लिया, किसने, लूप ऑफ हेनले ने। ऑक्सीजन ले ली, मेडुलरी फ्लूइड में ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन करवा ली और कुछ उसको दिया भी नहीं। तो अपना जो ये पूरा प्रोसेस है इसी को हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट एक्सचेंज, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे फ्लूइड्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं और एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है किसके बीच में, हेनले के बीच में एंड वासा रेक्टा के बीच में, इसलिए इसको क्या कह दिया, काउंटर करंट एक्सचेंज। अब देखो एक चीज़ और सोचो, यहाँ पे जो NaCl रिलीज हो रहा है, इन केस अगर वासा रेक्टा ना होता तो NaCl की वजह से यहाँ पे भी ऑस्मोलैरिटी हाई होती, क्योंकि हमने बोला था ऑस्मोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट्स। तो यहाँ पे भी ऑस्मोलैरिटी हाई होती, लेकिन यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी हाई नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये जो NaCl है इनको सब कौन ले लेता है, अपना वासा रेक्टा, ठीक है। हाई ऑस्मोलैरिटी कहाँ पे होती है, सिर्फ मेडुलरी इंटरस्टिशियम वाले पोर्शन में, क्योंकि यहाँ पे आयंस ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाटर कम होता है, इसलिए अपना जो फ्लूइड होता है यहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। यहाँ पे NaCl भी सिक्रीट होता है, कहाँ से, फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। इस वजह से अल्टीमेटली मेडुलरी फ्लूइड जो होता है इस पोर्शन में, उसके अंदर अपना ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे देखो यहाँ से यूरिन आ रहा है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे 300 थी, जैसे ही उसको ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा मिलती रहेगी वाटर जो है निकलता जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने बोला था वाटर और आयंस जो हैं वो भाई भाई हैं। बाहर यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है, तो वाटर क्या करेंगे, अपने भाई के पास जाएंगे, ठीक है। जाते रहेंगे जब तक हर भाई के पास अपना दूसरा भाई नहीं आ जाता। बेसिकली जुड़वा भाई हैं, जब तक सारे जुड़वा भाई एक साथ नहीं हो जाते जब तक वाटर बाहर निकलता रहेगा। और अल्टीमेटली हमें कैसा मिलेगा, यूरिन कंसनट्रेटेड मिलेगा, ठीक है। अब देखो आगे मूव करते हैं। यहाँ पे क्या बोला था कि NaCl जो है अपना रिटर्न टू इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। तो हमने यहाँ पे देखा था कि थोड़ा पोर्शन जो है NaCl का वो वासा रेक्टा के थ्रू कहाँ पे आ रहा था, इंटरस्टिशियम में भी आ रहा था, और थोड़ा यहाँ पे भी आ रहा था, ठीक है। और बेसिकली इसकी ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल कैसे हुई थी, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर वाटर चला गया था, जिसको कौन रिलीज कर रहा था, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ओके। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया enters thin segment of ascending limb of Henle which is transported back to interstitium by collecting tubule। अब यहाँ पे देखो, अब बात करेंगे सिर्फ यूरिया की, ठीक है। तो अपना यूरिया जो होता है पूरे नेफ्रॉन में सिर्फ दो ही जगह इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, कहाँ पे, एक असेंडिंग लिम्ब के लोअर वाले पोर्शन में और एक कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि वाटर कम है तो यूरिया बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही नेफ्रॉन नहीं आ रहा, यहाँ पे अपने बहुत सारे नेफ्रॉन आ रहे हैं, एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यूरिया बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। तो अलॉन्ग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट अपना यूरिया यहाँ से करता है यहाँ पे डिफ्यूज मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, और अल्टीमेटली क्या होगा, NaCl के साथ मिलके, इस वाले NaCl के साथ मिलके यहाँ पे NaCl प्लस यूरिया ये दोनों आपस में मिलके यहाँ पे क्या करेंगे, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे देखो इस नेफ्रॉन में कंपेयर टू यहाँ पे जो यूरिया है वो कम है, तो अपना जो ये जो यूरिया है इसका थोड़ा अमाउंट किस में डिफ्यूज़ करता है, पैसिवली फिर से असेंडिंग लिम्ब में डिफ्यूज़ करता है, और फिर से यहाँ से ट्रैवल करता हुआ कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, कुछ एलिमिनेट कर जाता है,
कुछ फिर से यहाँ पे आ जाता है। तो अब ये नहीं कि हमेशा सेम ही यूरिया होगा, हो सकता है दूसरे मॉलिक्यूल्स हों, लेकिन ये यहाँ पे रिसाइकलिंग होता रहता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ यूरिया। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसाइकलिंग ऑफ यूरिया में यूरिया जो है वो किसके बीच में घूमता रहता है, तो बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट के बीच में एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बीच में। तो ये आपको याद रखना है। ओके, आगे हम करते हैं। देखो, द अबव डिस्क्राइब्ड ट्रांसपोर्ट इज फैसिलिटेड बाय स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, जिसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कि हमने देख लिया है कैसे मेंटेन कर रहा है, किसके अंदर, इन मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। ओके, एंड प्रेजेंस ऑफ सच interstitial gradient helps in easy passage of water from collecting tubule, thereby concentrating urine। तो अब अगर बाहर आयंस ज़्यादा हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आयंस और वाटर भाई भाई हैं। अपना वाटर जो है कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ पे चले जाएगा, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम के अंदर, ठीक है। फिर वहाँ से वॉक्सा रेक्टा के अंदर या पर्ट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर उसका हो जाएगा एब्जॉर्प्शन और फिर वापस ब्लड के अंदर। ओके, तो ह्यूमन किडनी जो होता है कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times concentrated than initial filtrate formed। इनिशियल फिल्ट्रेट का 300 ऑस्मोलैरिटी था, यानी कि अगर इसकी बात करें कितना, 4 टाइम्स। इसको डिवाइड कर देंगे अगर हम 4 से, तो कितना हो जाएगा, देखो 4 7 28, ओके, यहाँ पे 2, यानी कि आपको 75 ऑस्मोलैरिटी के अप्रॉक्सीमेटली कंसनट्रेटेड यूरिन मिल सकता है। और ये कब मिलेगा, किस सिचुएशन में देखने को मिलेगा हमें ऐसा केस, जब आपकी बॉडी की वाटर नीड ज़्यादा हो, या आप कभी पानी ज़्यादा नहीं पी रहे, आपकी बॉडी को वाटर कम एलिमिनेट करना हो, तो उस कंडीशन में हमें ये सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। अब बचा है क्या, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ओके, उसके बाद मैक्चुरेशन एंड लास्ट इज रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। बाकी हमारा डिसऑर्डर्स है। तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक्स हैं, ठीक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, ऑलरेडी हमने पढ़ भी रखे हैं। देखो यहाँ पे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ये सब हमने देख भी रखा था, बताया था मैंने आपको रास। तो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसको हम जल्दी से फिनिश करके नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबली अपना चैप्टर जो है ख़त्म कर देंगे। थैंक यू सो मच।